दैनिक जागरण दिमाग रविवार 13 जुलाई 2025। टकराव के राष्ट्रीय संस्करण क्या है? टकराव से अस्तित्व से आया फिल्मिस्तान। टकराव से अस्तित्व में आया फिल्मिस्तान। हिंदी फिल्मों में जब स्टूडियो का युग आरंभ हुआ तो न्यू थिएटर और प्रभात स्टूडियो ने कई फिल्में बनाई। अनेक फिल्मी प्रतिभाओं को तराश कर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। यह कालखंड वर्ष 1935 से वर्ष 1955 तक का रहा। एक और स्टूडियो की स्थापना हुई थी जिसका नाम था बम्बई टॉकीज। शुभांशु राय और देविका रानी ने मिलकर इसे स्थापित किया था। विदेश से वापस भारत लौटे शुभांशु राय और देविका रानी ने बम्बई टॉकीज को प्रोफेशनल तरीके से स्थापित ही नहीं किया, उसी ढंग से चलाया भी। स्टूडियो की स्थापना के लिए शुभांशु राय ने फरवरी 1934 में अपनी कंपनी के लिए 100 रुपये के शेयर जारी किए थे। 25,000 शेयर बेचकर जुटाई पूंजी से बम्बई टॉकीज की स्थापना की गई। कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि इस स्टूडियो से बनी पहली कुछ फिल्में असफल हुई। बम्बई टॉकीज ने धीरे धीरे भारतीय दर्शकों की पसंद के हिसाब से फिल्में बनाने आरंभ की और सफलता मिलने लगी। हिमांशु राय ने देश भर में कई युवाओं को फिल्म से जोड़ा। उन युवाओं ने कलाकार में हिंदी सिनेमा को अपनी प्रतिभा और मेहनत से समृद्ध किया। इनमें शानदार मुखर्जी, सेवक वाचा, आर.के. परिजा, अशोक कुमार आदि प्रमुख हैं। अशोक कुमार को तो हिमांशु राय ने लैब सहायक से सुपरस्टार बना दिया। वह फिल्मों में अभिनेता का काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन राय के दबाव में अभिनेता बने। इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। स्टूडियो की स्थापना के लगभग 6 वर्ष बाद हिमांशु राय के असामयिक निधन से बम्बई टॉकीज का नींव हिला दी थी। उसके बाद इस कंपनी के शेयरधारकों और हिमांशु राय के प्रिय कलाकारों में से कुछ ने मिलकर देविका रानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे का नेतृत्व शशधर मुखर्जी कर रहे थे। शशधर मुखर्जी हिमांशु राय के जीवन काल में ही बम्बई टॉकीज के महत्वपूर्ण हो गए थे। कुछ फिल्म इतिहासकारों का मानना था कि देविका रानी के व्यवहार और उनके अपने पसंदीदा लोगों को बढ़ावा देने के निर्णयों से शशधर मुखर्जी आहत थे। हिमांशु राय के निधन के बाद बम्बई टॉकीज में जो घटा वह एक फिल्मी कहानी है। शशधर मुखर्जी चाहते थे कि बम्बई टॉकीज उनकी मर्जी से चले और देविका रानी उनके हिसाब से निर्णय ले। यह देविका रानी को स्वीकार्य नहीं था। वह अपनी मर्जी से निर्णय ले रही थी। अमीय मुखर्जी उनको सहयोग कर रहे थे। उस दौर के पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से के संकेत मिलते हैं कि बम्बई टॉकीज में कुछ लोगों को देविका रानी की महिला होने के कारण उनकी संस्था प्रमुख मानने और उनसे निर्देश देने में दिक्कत होती थी। चूँकि बम्बई टॉकीज में होने वाले प्रमुख निर्णयों को कंपनी का बोर्ड तय करता था, इस कारण जब देविका रानी अपने निर्णयों को लागू करना आरंभ किया तो कॉर्पोरेट दांव-पेच भी चले गए। शेयरधारकों का बहुमत जुटाने के लिए देविका रानी ने भी प्रयास किया। इस काम में उनको सहयोग मिला केशव लाल का। देविका प्रतिदिन सुबह 8 बजे कार्यालय पहुंच जाती और देर रात तक वहीं रहती। शशधर मुखर्जी समेत अन्य लोगों के निर्णयों की समीक्षा होने लगी थी। देविका रानी के दखल के बाद शशधर मुखर्जी आदि असहज होने लगे। शशधर मुखर्जी प्रोडक्शन का पूरा काम संभालते थे, लेकिन देविका रानी ने इस विभाग में भी दखल देना आरंभ कर दिया। फिल्मों की स्क्रिप्ट से लेकर उसके प्रोडक्शन तक हर विभाग पर वो नज़र ही नहीं रखती थी। उधर बम्बई टॉकीज के शेयरों को लेकर मामला कोर्ट कचहरी तक गया। बोर्ड ने देविका रानी का बहुमत होने के कारण उनको अपने निर्णयों को लागू करवाने में परेशानी नहीं हुई। बम्बई टॉकीज के इतिहास में जून 1942 में हुई बोर्ड मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बोर्ड ने यह फैसला किया बम्बई टॉकीज में देविका रानी प्रोडक्शन कंट्रोलर होगी और शशधर मुखर्जी प्रोडक्शन
प्रोड्यूसर होंगे। देविका रानी को यह अधिकार दे दिया गया कि बम्बई टॉकीज के हर फिल्म में उनका दखल होगा। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि एक फिल्म शशधर मुखर्जी प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद देविका रानी। फिर शशधर बोर्ड के निर्णय के बाद देविका रानी बम्बई टॉकीज में उस पद पर पहुंच गई जहां हिमांशु राय होते थे। इन 2 वर्षों में बम्बई टॉकीज में स्पष्ट रूप से 2 गुट बन गए थे। एक गुट में देविका रानी और अमेय मुखर्जी थे और दूसरे गुट में शशधर मुखर्जी, अशोक कुमार राय बहादुर, चुन्नी लाल, ज्ञान मुखर्जी आदि प्रमुख थे। बॉम्बे टॉकीज की इसी गुटबाजी और कॉर्पोरेट वार ने फिल्मिस्तान की नींव डाली। शशधर मुखर्जी, अशोक कुमार राय बहादुर, चुन्नी लाल और ज्ञान मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज से इस्तीफा दे दिया, जिसे देविका रानी ने फौरन स्वीकार कर लिया। फिल्मिस्तान की स्थापना मुंबई के गोरेगांव में की गई। अशोक कुमार ने जब बॉम्बे टॉकीज को छोड़ा था उस समय उनका मासिक वेतन 1000 रुपया था। यह वह दौर था जब फिल्म अभिनेता और अन्य सहयोगी कलाकार और तकनीकी सहायक आदि मासिक वेतन पर स्टूडियो में नौकरी करते थे। फिल्मिस्तान ने अशोक कुमार को 2000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया था। फिल्मिस्तान आरंभ हुआ तो कंपनी ने देविका रानी को भी इसके उद्घाटन समारोह का आमंत्रण भेजा। देविका रानी इस समारोह में नहीं गई, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें स्वयं को मिसेज हिमांशु राय बताते हुए अपनी व्यस्तता का हवाले दिया था। फिल्मिस्तान ने जो पहली फिल्म बनाई उसका नाम था चल चल रे नौजवान। इसके बाद भी फिल्मिस्तान ने कई फिल्में बनाई। थोड़े दिनों तक वे उत्साह रहा, लेकिन फिर उनके संस्थापकों को एहसास होने लगा कि फिल्म कंपनी चलाना आसान नहीं, उनके लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष होते हुए फिल्मिस्तान के संस्थापकों के बीच मतभेद उभरने लगा। उधर बम्बई टॉकीज भी देविका रानी के छोड़ने के बाद सही नहीं चल रहा था। अशोक कुमार ने बम्बई टॉकीज में निवेश किया और उसका आंशिक मालिकाना हक ले लिया। 5 वर्ष बाद जब अशोक कुमार ने बम्बई टॉकीज में कदम रखा तो हिमांशु राय की अर्ध प्रतिमा वस्त को देखकर भावुक हो गए और उनको गले लगा लिया। कहना ना होगा कि फिल्मिस्तान की स्थापना फिल्म जगत के पहले कॉर्पोरेट वार के परिणाम स्वरूप हुई थी। मुंबई में करीब 5 एकड़ में फैले इस स्टूडियो में कई अच्छी फिल्म भी बनी, जिनमें सरगम, मजदूर, शिकारी, 2 भाई आदि प्रमुख। बाद में फिल्मिस्तान का मालिकाना हक बदला। हाल में कुछ वर्षों में फिल्मिस्तान में गाने या टीवी सीरियल आदि शूट होने लगे थे। हाल में फिल्मिस्तान के मालिकों ने इसे बेच दिया। खबरों के मुताबिक इसकी जगह अब अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। आरके स्टूडियो के बाद फिल्मिस्तान का बिकना भारतीय सिनेमा के बदलते स्वरूप का संकेत है। लेकिन जब भी हिंदी फिल्मों के इतिहास पर बात होगी तो देविका रानी की बात होगी और देविका रानी के साथ साथ फिल्मिस्तान का उल्लेख होगा।